जल प्रदूषण 50 महत्वपूर्ण एक अंक वाले प्रश्न और उत्तर। परिभाषा एवं सामान्य तथ्य। 1 प्रश्न, जल प्रदूषण क्या है? उत्तर, जल स्रोतों में हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से जल की गुणवत्ता का खराब हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। 2 प्रश्न, पीने योग्य जल को क्या कहते हैं? उत्तर, मृदु जल या मीठा जल। 3 प्रश्न, पृथ्वी पर जल का कितना भाग महासागरों में खारे जल के रूप में मौजूद है? उत्तर, लगभग 97%। 4 प्रश्न, पृथ्वी पर कुल जल का कितना भाग पीने योग्य है? उत्तर, लगभग 3%, ज्यादातर बर्फ और भूगर्भ जल के रूप में। 5 प्रश्न, किस प्राकृतिक संपदा को जीवन कहा जाता है? उत्तर, जल को। जल प्रदूषण के कारण एवं स्रोत। 6 प्रश्न, जल प्रदूषण के मुख्य कितने स्रोत होते हैं? उत्तर, 2 प्राकृतिक और मानवीय कृत्रिम। 7 प्रश्न, मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रदूषक क्या है? उत्तर, वाहित मल सीवेज। 8 प्रश्न, उद्योगों से जल में क्या मिलता है जिससे जल दूषित होता है? उत्तर, रासायनिक अपशिष्ट, भारी धातुएं जैसे पारा, सीसा और गर्म जल। 9 प्रश्न, कृषि क्षेत्र से जल में मिलने वाले 2 प्रमुख प्रदूषकों के नाम बताइए। उत्तर, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। 10 प्रश्न, घरेलू जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, साबुन और डिटर्जेंट अपमार्जक। 11 प्रश्न, समुद्र प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, तेल, टैंकरों से तेल का रिसाव, ऑयल स्पिल। 12 प्रश्न, नदियों में मूर्तियों का विसर्जन किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? उत्तर, रासायनिक रंगों के कारण और ठोस कचरा प्रदूषण। 13 प्रश्न, थर्मल पावर प्लांट ऊर्जा संयंत्रों से जल में क्या मिलता है? उत्तर, गर्म जल। 14 प्रश्न, भूमि कटाव, भूक्षरण के कारण प्राकृतिक रूप से जल में क्या मिल जाता है? उत्तर, खनिज पदार्थ और मिट्टी के कण। 15 प्रश्न, वर्षा के साथ जल स्रोतों में मिलने वाला हानिकारक रसायन क्या है? उत्तर, अम्ल, वर्षा के कारण अम्ल। विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषण। 16 प्रश्न, उद्योगों का अपशिष्ट सीधे नदी में मिलने से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? उत्तर, नदी जल प्रदूषण। 17 प्रश्न, अनुपचारित सीवेज के कारण कौन सा प्रदूषण होता है? उत्तर, जीवाणु जनित प्रदूषण। 18 प्रश्न, मिट्टी की परतों से छनकर जल में मिलने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है? उत्तर, भूगर्भ जल प्रदूषण। 19 प्रश्न, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूगर्भ जल में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? उत्तर, आर्सेनिक। 20 प्रश्न, पानी की सतह पर तेल की परत जम जाने से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? उत्तर, समुद्र प्रदूषण विशेषकर। 21 प्रश्न, जलाशयों के पास कपड़े धोने से कौन सा प्रदूषण बढ़ता है? उत्तर, सतही जल प्रदूषण डिटर्जेंट के कारण। 22 प्रश्न, झीलों में शैवाल काई की अत्यधिक वृद्धि किस घटना का परिणाम है? उत्तर, सुपोषण यूट्रोफिकेशन। 23 प्रश्न, प्रदूषित जल में कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? उत्तर, जीवाणु, विषाणु, वायरस और प्रोटोजोआ। 24 प्रश्न, प्लास्टिक और पॉलीथीन किस प्रकार का जल प्रदूषण करते हैं? उत्तर, ठोस कचरा प्रदूषण। 25 प्रश्न, गर्म जल के मिलने से जल में घुली किस गैस की मात्रा घट जाती है? उत्तर, ऑक्सीजन। जल प्रदूषण के प्रभाव। 26 प्रश्न, आर्सेनिक युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? उत्तर, ब्लैकफुट रोग या आर्सेनिकोसिस। 27 प्रश्न, दूषित जल पीने से होने वाले 2 प्रमुख रोगों के नाम बताइए। उत्तर, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस। 28 प्रश्न, जल प्रदूषण से जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, उनकी मृत्यु हो जाती है। 29 प्रश्न, जल में ऑक्सीजन की कमी होने पर जलीय जीवों का क्या होता है? उत्तर, वे मर जाते हैं। 30 प्रश्न, सुपोषण यूट्रोफिकेशन का मुख्य हानिकारक परिणाम क्या है? उत्तर, जल में ऑक्सीजन की कमी। 31 प्रश्न, कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों का जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और उनकी मृत्यु का कारण बनता है। 32 प्रश्न, तेल रिसाव से समुद्री पक्षी कैसे प्रभावित होते हैं? उत्तर, उनके पंख तेल से सन जाते हैं जिससे वे उड़ नहीं पाते और डूब जाते हैं। 33 प्रश्न, फ्लोराइड प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? उत्तर, फ्लोरोसिस। 34 प्रश्न, पारे मर्क्यूरी से दूषित मछली खाने से कौन सा रोग होता है? उत्तर, मीना माता रोग। 35 प्रश्न, दूषित जल में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से रोग फैलाते हैं? उत्तर, जल जनित रोग। जल प्रदूषण की रोकथाम। 36 प्रश्न, उद्योगों को अपना अपशिष्ट जल कहां छोड़ने से पहले उपचारित करना चाहिए? उत्तर, नदियों या जलाशयों में। 37 प्रश्न, जल प्रदूषण को रोकने का एक मुख्य उपाय क्या है? उत्तर, सीवेज, वाहित मल का उचित उपचार। 38
प्रश्न, कृषि में किसका प्रयोग कम करना चाहिए? उत्तर, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का। 39 प्रश्न, भूगर्भ जल को दूषित होने से बचाने के लिए क्या बंद करना चाहिए? उत्तर, रासायनिक पदार्थों का अनियंत्रित विसर्जन। 40 प्रश्न, तेल टैंकरों से तेल रिसाव रोकने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, सुरक्षित परिवहन नियमों का पालन। 41 प्रश्न, जलाशयों के आसपास किन चीजों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? उत्तर, कपड़े धोने और पशुओं को नहलाने पर। 42 प्रश्न, घरों से निकलने वाले कूड़े करकट को कहां नहीं फेंकना चाहिए? उत्तर, जल स्रोतों में। 43 प्रश्न, दूषित जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, जल शोधन, वाटर प्यूरिफिकेशन या जल उपचार, वाटर ट्रीटमेंट। 44 प्रश्न, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जल प्रदूषण की रोकथाम में क्या महत्व है? उत्तर, यह भूगर्भ जल को रिचार्ज करने में मदद करता है। 45 प्रश्न, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत में कौन सा प्रमुख अधिनियम बनाया गया है? उत्तर, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न। 46 प्रश्न, आर्सेनिक प्रदूषण के लिए मुख्यतः कौन सा जल जिम्मेदार है? उत्तर, भूगर्भ जल। 47 प्रश्न, जल में घुली ऑक्सीजन को मापने वाली इकाई क्या है? उत्तर, मिलीग्राम प्रति लीटर या पीपीएम। 48 प्रश्न, पीने वाले जल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? उत्तर, वर्षा का जल। 49 प्रश्न, प्रदूषण नियंत्रण के लिए किस प्रकार के शौचालयों को बढ़ावा देना चाहिए? उत्तर, सेप्टिक टैंक या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े शौचालय। 50 प्रश्न, प्रदूषित जल में जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी कैसी होती है? उत्तर, अधिक। यह वीडियो 2 अंक वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जल प्रदूषण खंड 1, जल का महत्व और प्रदूषण की सामान्य अवधारणा। प्रश्न संख्या, प्रश्न 2 अंक के लिए उत्तर। Q1, पीने वाला जल पोर्टेबल वाटर को महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा क्यों कहा जाता है? पीने वाला जल सभी जीवों के जीवन का आधार है। यह शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और कृषि तथा उद्योगों के लिए अनिवार्य है। पृथ्वी पर इसकी मात्रा सीमित और असमान रूप से वितरित है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। Q2, जल प्रदूषण को परिभाषित करें। जब जल में अवांछित बाहरी पदार्थ जैसे रसायन, अपशिष्ट, रोगजनक मिल जाते हैं, जिससे जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में हानिकारक परिवर्तन आ जाते हैं और वह पीने या अन्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, तो इस घटना को जल प्रदूषण कहते हैं। Q3, जल को किन 2 प्रमुख श्रेणियों के प्रदूषक दूषित करते हैं? 1, जैविक प्रदूषक। ये वे रोगजनक सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस हैं जो मल और सीवेज से जल में प्रवेश करते हैं। 2, अजैविक प्रदूषक। इनमें भारी धातुएं जैसे पारा, सीसा, नाइट्रेट, फॉस्फेट और औद्योगिक रसायन शामिल हैं। Q4, एक स्वस्थ और दूषित जलाशय में मुख्य अंतर क्या होता है? स्वस्थ जलाशय में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी कम और जल में घुलित ऑक्सीजन डीओ की मात्रा अधिक होती है। इसके विपरीत दूषित जलाशय में जैविक अपशिष्टों के कारण बीओडी अधिक और घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे जलीय जीवन खतरे में आ जाता है। Q5, जल के प्राकृतिक शुद्धिकरण में सहायक किन्हीं 2 प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। 1, अवसादन, सेडिमेंटेशन, जल में घुले हुए भारी कणों का गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाना। 2, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा जल में मौजूद जैविक पदार्थों का विघटन होना। खंड 2, जल प्रदूषण के कारण किन कारणों से जल दूषित होता है? प्रश्न संख्या, प्रश्न 2 अंक के लिए उत्तर। Q6, घरेलू अपशिष्ट, सीवेज, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कैसे बनता है? घरों से निकलने वाले सीवेज में साबुन, डिटर्जेंट, मानव अपशिष्ट और खाद्य अवशेष होते हैं। ये सभी जैविक पदार्थ जब नदियों में मिलते हैं तो इनके अपघटन के लिए जल में मौजूद ऑक्सीजन का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है और प्रदूषण फैलता है। Q7, कृषि में कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का उपयोग जल को कैसे दूषित करता है? कृषि में उपयोग किए जाने वाले ये रसायन वर्षा जल के साथ बहकर नदियों और भूगर्भ जल में मिल जाते हैं। ये रसायन जल को विषाक्त बना देते हैं और जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का कारण बनकर खाद्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचाते हैं। Q8, औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण के 2 प्रमुख उदाहरण दीजिए। 1, भारी धातुएं, चमड़ा, बैटरी और पेंट उद्योगों से निकलने वाले पारा, सीसा और कैडमियम जैसे तत्व जल को अत्यधिक विषैला बनाते हैं। 2, अम्ल और क्षार, रासायनिक उद्योगों से निकलने वाले तेजाब और क्षार जल के पीएच मान को असंतुलित कर देते हैं, जिससे जलीय जीवन खतरे में पड़ जाता है। Q9, फॉस्फेट और नाइट्रेट जल प्रदूषण के लिए किस प्रकार जिम्मेदार हैं? ये कृषि उर्वरकों और डिटर्जेंट में पाए जाते हैं।
ये जलाशयों में पहुंचकर सुपोषण यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, जिससे शैवाल एल्गी की अत्यधिक वृद्धि होती है और जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। Q10 तापीय प्रदूषण थर्मल पोल्यूशन का क्या अर्थ है? जब बिजली संयंत्रों या उद्योगों से निकलने वाले गर्म पानी को सीधे नदी या जलाशय में छोड़ दिया जाता है तो उस जल स्रोत का तापमान बढ़ जाता है। इसे तापीय प्रदूषण कहते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जलीय जीवों का जीवन प्रभावित होता है। Q11 जल प्रदूषण में प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक की भूमिका स्पष्ट करें। प्लास्टिक गैर अपघटनीय है और नदियों तथा समुद्रों में जमा होकर जलीय जीवों को हानि पहुंचाता है। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के बहुत छोटे कण खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और अंततः मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। Q12 एसिड रेन अम्लीय वर्षा किस प्रकार जल स्रोतों को प्रभावित करती है? उद्योगों से निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा के साथ जल स्रोतों में मिलकर जल के pH मान को कम कर देते हैं। अम्लीय जल जलीय जीवों विशेषकर मछलियों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। Q13 नदी जल प्रदूषण का एक सांस्कृतिक कारण क्या हो सकता है? धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान फूल, मालाएं और मूर्ति विसर्जन के लिए पूजा सामग्री को सीधे नदी में प्रवाहित करना। इससे जैविक कचरा और कभी-कभी हानिकारक रासायनिक रंग भी जल में मिल जाते हैं। Q14 खुला कचरा फेंकना ओपन डंपिंग किस प्रकार जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है? जब कचरे को जल स्रोतों के पास खुले में फेंक दिया जाता है तो वर्षा जल इन कचरे से होकर गुजरता है और विषैले पदार्थों को घोलकर लीचेट नामक तरल बनाता है। ये लीचेट अंततः नदियों या भूगर्भ जल में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देता है। Q15 जल प्रदूषण में खनन माइनिंग गतिविधियों का क्या योगदान है? खनन से निकलने वाले अपशिष्ट और गाद सेडिमेंट नदियों में जमा हो जाते हैं, जिससे जल का प्रवाह बाधित होता है। इसके अलावा खनन क्षेत्रों से निकलने वाले विषैले रसायन जैसे साइनाइड अम्ल जल स्रोतों को दूषित कर देते हैं। खंड 3 नदी, झील और जलाशय प्रदूषण किस घटना के द्वारा किस तरह से जल प्रदूषण होता है? प्रश्न 2 अंक के लिए उत्तर। Q16 नदी जल प्रदूषण और झील प्रदूषण में एक मौलिक समानता क्या है? दोनों ही जल स्रोतों के प्रदूषण में मुख्य समस्या आसपास के क्षेत्रों से आने वाला घरेलू सीवेज और कृषि अपवाह रन ऑफ होता है। दोनों ही स्थानों पर फॉस्फेट और नाइट्रेट के कारण सुपोषण यूट्रोफिकेशन की समस्या देखी जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। Q17 नदी जल के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD से आप क्या समझते हैं? BOD वो मात्रा है जो जल में मौजूद जैविक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को आवश्यक होती है। उच्च BOD मान ये दर्शाता है कि जल में अत्यधिक जैविक प्रदूषण है और घुलित ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से घट रही है। Q18 सुपोषण यूट्रोफिकेशन की घटना किस प्रकार जलाशय के प्रदूषण को दर्शाती है? सुपोषण एक ऐसी स्थिति है जहां पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल एल्गे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो उनके अपघटन में जल की अधिकांश ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं और जलाशय प्रदूषित हो जाता है। Q19 नदी जल प्रदूषण के कारण होने वाली किन्हीं 2 जल जनित बीमारियों के नाम लिखिए। 1 हैजा कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण दूषित जल से फैलता है। 2 पीलिया हेपेटाइटिस A दूषित जल में मौजूद वायरस से होता है, जो यकृत को प्रभावित करता है। Q20 नदियों के किनारे कपड़े धोने और पशुओं को नहलाने की प्रथा जल प्रदूषण में कैसे योगदान देती है? कपड़े धोने से डिटर्जेंट और साबुन के रसायन सीधे नदी जल में घुल जाते हैं। पशुओं को नहलाने से उनके मलमूत्र और रोगाणु जल में मिलकर जैविक प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। Q21 जल में घुलित ऑक्सीजन DO की मात्रा जलीय जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जलीय जीवों मछली पौधे को श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि जल में DO की मात्रा 4-5 मिलीग्राम मीटर से कम हो जाती है तो अधिकांश जलीय प्रजातियां जीवित नहीं रह पाती। Q22 जलाशय प्रदूषण को रोकने के लिए वेटलैंड निर्माण वेटलैंड कंस्ट्रक्शन कैसे सहायक है? कृत्रिम वेटलैंड्स प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। वे जलाशय में जाने से पहले अपशिष्ट जल से पोषक तत्वों नाइट्रेट, फॉस्फेट और अवसादों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे जल का प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण होता है। Q23 कीचड़ सिल्टेशन जलाशय प्रदूषण का कारण कैसे बनता है? मिट्टी का कटाव होने पर गाद या कीचड़ नदियों, जलाशयों में जमा हो जाता है। इससे जलाशय की गहराई कम हो जाती है, जलीय पौधे दब जाते हैं और जल की पारदर्शिता कम होने से प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है। Q24 नदी प्रदूषण नियंत्रण के लिए जन भागीदारी पब्लिक पार्टिसिपेशन क्यों आवश्यक है? सरकारी प्रयास अकेले प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकते। जन भागीदारी के तहत नागरिक कचरा न फैलाकर जल बचाने और स्थानीय सफाई अभियानों में शामिल होकर प्रदूषण विरोधी अभियानों को सफल बनाते हैं, जिससे नदी स्वस्थ रहती है। Q25 गंगा कार्य योजना गंगा एक्शन प्लान गैप का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस योजना का मुख्य लक्ष्य गंगा नदी के जल प्रदूषण को कम करना था।
इसके तहत प्रमुख शहरों में सीवेज के सीधे प्रवाह को रोकना और अपशिष्ट जल को उपचारित करने के लिए बुनियादी ढांचा एसटीपी स्थापित करना शामिल था। खंड 4 समुद्री भूगर्भ जल प्रदूषण और रोकथाम। प्रश्न 2 अंक के लिए। उत्तर क्यू 26। समुद्री प्रदूषण मरीन पोल्यूशन का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री प्रदूषण का लगभग 80% स्रोत भूमि आधारित गतिविधियां हैं। सीवेज, कृषि अपवाह, औद्योगिक अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरे के माध्यम से नदियों द्वारा ये प्रदूषक समुद्र तक पहुंचते हैं, खासकर तटीय क्षेत्रों में। क्यू 27। भूगर्भ जल ग्राउंड वाटर प्रदूषण को नियंत्रित करना क्यों कठिन है? भूगर्भ जल जमीन के नीचे होता है, जहां प्रदूषण के स्रोत तक पहुंचना और उसे हटाना मुश्किल होता है। एक बार प्रदूषित होने पर इसका प्राकृतिक शुद्धिकरण बहुत धीमा होता है, क्योंकि सतह के जल की तरह यहां हवा या सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता। क्यू 28। भूगर्भ जल प्रदूषण के 2 प्रमुख मानव जनित कारण बताइए। 1. सेप्टिक टैंक और लीचिंग, पुराने या लीक होते सेप्टिक टैंकों से रोगजनक और नाइट्रेट का जमीन में रिसना। 2. हानिकारक रसायनों का भंडारण, औद्योगिक रसायनों का जमीन के नीचे अनुचित तरीके से भंडारण करना, जिससे उनका रिसाव भूगर्भ जल में हो जाता है। क्यू 29। तेल रिसाव ऑयल स्पिल समुद्री जीवों को कैसे प्रभावित करता है? तेल जल की सतह पर एक परत बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश जल में प्रवेश नहीं कर पाता। यह समुद्री पक्षियों के पंखों को चिपचिपा कर देता है, उनकी उड़ान और शिकार क्षमता को बाधित करता है और पूरी समुद्री पारिस्थितिकी को नष्ट कर देता है। क्यू 30। समुद्र में डेड जोन का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा समुद्र में लाए गए अत्यधिक पोषक तत्वों नाइट्रेट फॉस्फेट के कारण शैवाल अल्गल ब्लूम तेजी से बढ़ते हैं। उनके मरने और अपघटन के दौरान जल की सारी ऑक्सीजन खर्च हो जाती है, जिससे उस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होती है और कोई जलीय जीव जीवित नहीं रह पाता, जिसे डेड जोन कहते हैं। क्यू 31। भूगर्भ जल प्रदूषण को रोकने के लिए कृषि क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव आवश्यक है? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करके जैविक खेती को बढ़ावा देना। इससे नाइट्रेट, फॉस्फेट और हानिकारक रसायनों का भूगर्भ जल में रिसाव कम होगा और प्रदूषण रुकेगा। क्यू 32। पीने के पानी में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या कहाँ प्रमुख है और इसका क्या प्रभाव है? यह समस्या मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्रों में प्रमुख है। आर्सेनिक के दीर्घकालिक सेवन से त्वचा के रोग जैसे ब्लैक फूट रोग और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्यू 33। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन क्या है और ये समुद्री जीवों को कैसे प्रभावित करता है? जैव आवर्धन वो प्रक्रिया है जिसमें कीटनाशकों जैसे डीडीटी की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक जाने पर लगातार बढ़ती जाती है। इससे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर मौजूद समुद्री जीवों में जहर की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। क्यू 34। समुद्री प्रदूषण को रोकने में प्लास्टिक के एकल उपयोग पर प्रतिबंध कैसे प्रभावी है? एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे कैरी बैग समुद्री प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा है। इन पर प्रतिबंध लगाने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा में भारी कमी आती है, जिससे समुद्री जीवों को सुरक्षा मिलती है। क्यू 35। भूगर्भ जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संचयन का क्या महत्व है? वर्षा जल संचयन से शुद्ध वर्षा जल को जमीन में रिचार्ज किया जाता है। यह भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाता है और भूजल में घुले प्रदूषकों के संकेंद्रण कॉन्सेंट्रेशन को कम करके उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है। खंड 5। जल प्रदूषण का तंत्र और प्रभाव। किस घटना के द्वारा किस तरह से जल प्रदूषण होता है? प्रश्न 2 अंक के लिए। उत्तर क्यू 36। जल प्रदूषण किस घटना के द्वारा ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन डिप्लीशन का कारण बनता है? समझाएं। जल में जैविक प्रदूषकों के मिलने पर अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीव उन्हें विघटित करने के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन का बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का तेजी से ह्रास होता है, जिससे जलीय जीवों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वे मर जाते हैं। क्यू 37। दूषित जल पीने से होने वाली टाइफाइड बीमारी का मुख्य कारण क्या है? टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु मानव और पशु मल से दूषित हुए जल और भोजन के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है, जिससे तेज बुखार, पेट दर्द और कमजोरी होती है। क्यू 38। मानव स्वास्थ्य पर पारा मर्क्यूरी प्रदूषण का क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? औद्योगिक अपशिष्ट से जल में घुला पारा मर्क्यूरी जलीय जीवों के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है। यह मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और मीना माता रोग जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। क्यू 39। रोगजनक पैथोजेंस किस प्रकार जल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है? रोगजनक जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, वायरस जल में मानव या पशु मल के मिश्रण को दर्शाते हैं। उनकी उपस्थिति ये साबित करती है कि जल पीने लायक नहीं है और हैजा, पीलिया या गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे गंभीर जल जनित रोग फैला सकता है। क्यू 40। प्लास्टिक प्रदूषण जलीय पौधों को कैसे नुकसान पहुंचाता है?
पानी में तैरता हुआ प्लास्टिक कचरा जलीय पौधों की सतह को ढक लेता है, जिससे उन तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बाधित होने से जलीय पौधों की वृद्धि रुक जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। खंड 6 जल प्रदूषण की रोकथाम। जल प्रदूषण की रोकथाम। प्रश्न 2 अंक के लिए। उत्तर Q 41। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए उत्पादन पूर्व उपचार प्री ट्रीटमेंट का क्या महत्व है? उत्पादन पूर्व उपचार में कारखानों द्वारा अपने अपशिष्ट जल को सार्वजनिक सीवेज या जल स्रोतों में छोड़ने से पहले परिसर के भीतर ही उसमें मौजूद अत्यधिक हानिकारक या विषाक्त पदार्थों को हटाना या बेअसर करना शामिल है। यह जल स्रोतों पर प्रदूषण का बोझ कम करता है। Q 42। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल 3R की अवधारणा जल प्रदूषण को रोकने में कैसे मदद करती है? रिड्यूस कचरा कम करना, लैंडफिल लीचेट और प्लास्टिक प्रदूषण कम करता है। रीयूज पुनः उपयोग, नए उत्पादों के निर्माण में लगने वाले जल की खपत कम करता है। रिसाइकल पुनर्चक्रण, औद्योगिक अपशिष्ट जल के उत्पादन को कम करता है। Q 43। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र STP नदी जल प्रदूषण को रोकने में क्या भूमिका निभाता है? STP घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल को सीधे नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करता है। ये जल से हानिकारक जैविक और रासायनिक पदार्थों को हटा देता है, जिससे नदी के जल की गुणवत्ता बनी रहती है और प्रदूषण नियंत्रित होता है। Q 44। घरेलू स्तर पर जल प्रदूषण को कम करने के लिए कोई 2 सरल उपाय बताइए। 1. खाद्य तेल और ग्रीस को सिंक में न बहाना। इन्हें सिंक में बहाने से पाइप जाम होते हैं और अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया में बाधा आती है। 2. कम फॉस्फेट वाले डिटर्जेंट का उपयोग। फॉस्फेट जल में सुपोषण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए उनके उपयोग को कम करना चाहिए। Q 45। नदी प्रदूषण को रोकने के लिए तटीय वृक्षारोपण रिपेरियन अफॉरेस्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? नदी के किनारों पर पेड़ पौधे लगाने से वर्षा के दौरान मिट्टी का कटाव और गाद का नदी में बहना कम होता है। ये पौधे कृषि क्षेत्रों से बहकर आने वाले पोषक तत्वों और कीटनाशकों को भी फिल्टर करके नदी में जाने से रोकते हैं। Q 46। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधानों लीगल प्रोविजंस की क्या आवश्यकता है? कानून जैसे कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम उद्योगों को हानिकारक अपशिष्टों को सीधे जल स्रोतों में छोड़ने से रोकते हैं। कानूनी दंड के भय से ही उद्योग अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाने और प्रदूषण मानकों का पालन करने के लिए मजबूर होते हैं। Q 47। जलाशय और झील प्रदूषण को रोकने में शैवाल नियंत्रण आल्गी कंट्रोल के उपाय क्या हैं? शैवाल नियंत्रण के लिए जलाशयों में अतिरिक्त पोषक तत्वों फॉस्फेट नाइट्रेट के प्रवेश को रोकना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शैवाल के विकास को नियंत्रित करने के लिए जैविक तरीकों जैसे कुछ मछली प्रजातियों का उपयोग का इस्तेमाल किया जा सकता है। Q 48। जल साक्षरता वाटर लिटरेसी जल प्रदूषण की रोकथाम में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जल साक्षरता लोगों को पानी के महत्व, प्रदूषण के कारणों और दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करती है। जब लोग इन तथ्यों को समझते हैं तो वे अपनी दैनिक आदतों में बदलाव लाते हैं और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण कम होता है। Q 49। भूगर्भ जल प्रदूषण को रोकने के लिए अच्छी जल निकासी ड्रेनेज व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छी और सीलबंद जल निकासी व्यवस्था से दूषित जल सड़कों और सतह पर नहीं फैलता। ये दूषित जल को रिसकर भूगर्भ जल तक पहुंचने से रोकता है, जिससे भूजल का प्रदूषण नियंत्रित होता है। Q 50। ताप विद्युत संयंत्रों थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख फ्लाई ऐश का निपटान कैसे किया जाना चाहिए? राख में मौजूद भारी धातुओं के कारण इसे सीधे जल स्रोतों या खुले में नहीं डालना चाहिए। इसके निपटान के लिए इसे सीमेंट, ईंट या सड़क निर्माण जैसे कार्यों में उपयोग किया जाना चाहिए या सुरक्षित अभेद्य भराव क्षेत्रों सिक्योर्ड लैंडफिल्स में जमा किया जाना चाहिए। 5 अंक वाले 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर ओनली इन हिंदी। यहां जल प्रदूषण अध्याय पर आधारित 5 अंक के लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 1। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा क्यों है? समझाएं। उत्तर, जब जल में अवांछित हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जिससे जल का प्राकृतिक गुण बदल जाता है और वो मानव या अन्य जीवों के उपयोग के लिए अयोग्य हो जाता है, तो इस घटना को जल प्रदूषण कहते हैं। जल का महत्व। जल पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, क्योंकि 1. जीवन का आधार। सभी जैविक प्रक्रियाएं जिनमें पौधों की वृद्धि और मनुष्यों का पाचन शामिल है, जल पर निर्भर करती हैं। 2. पीने और दैनिक आवश्यकताएं। पीने, खाना पकाने, सफाई और स्वच्छता के लिए मीठा जल अनिवार्य है। 3. कृषि। विश्व की अधिकांश खाद्य उत्पादन सिंचाई पर निर्भर करती है, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। 4. उद्योग और ऊर्जा। उद्योगों में शीतलन और उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए तथा जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के उत्पादन के लिए जल का उपयोग होता है। 5. पारिस्थितिकी तंत्र। नदियां, झीलें और समुद्र असंख्य जलीय जीवों के आवास हैं और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। प्रश्न 2। नदी जल प्रदूषण के मुख्य कारणों की व्याख्या करें और इसकी रोकथाम के लिए किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें।
उत्तर नदी जल प्रदूषण के मुख्य कारण। 1. घरेलू सीवेज का बहाव। शहरों और कस्बों का अनुपचारित अनट्रीटेड गंदा पानी सीवेज सीधे नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे रोगजनक पैथोजेंस और जैविक अपशिष्ट बढ़ते हैं। 2. औद्योगिक अपशिष्ट। कारखानों से निकलने वाले रंग, रसायन, तेजाब और भारी धातुओं वाले विषैले अपशिष्ट नदी के जल में मिलकर उसे जहरीला बना देते हैं। 3. धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां। नदियों में मूर्तियों का विसर्जन, पूजा सामग्री और मृत शरीरों को बहाना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। 4. किनारे की गतिविधियां। नदी के किनारों पर कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना और कूड़ा फेंकना। रोकथाम के उपाय। 5. नदी में अपशिष्ट जल छोड़ने से पहले सभी शहरों और उद्योगों के लिए अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स ETPS लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। 6. नदी के किनारों पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को प्रदूषणकारी गतिविधियों से रोकने के लिए कठोर कानूनी दंड का प्रावधान करना चाहिए। प्रश्न 3. सुपोषण यूट्रोफिकेशन क्या है? यह किस तरह जलाशय और झील प्रदूषण को बढ़ाता है? उत्तर सुपोषण यूट्रोफिकेशन। सुपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय जैसे झील या जलाशय में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। जलाशय और झील प्रदूषण पर प्रभाव। 1. शैवाल की अत्यधिक वृद्धि अल्गल ब्लूम। कृषि क्षेत्रों से बहकर आए उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस के कारण झील की सतह पर शैवाल, आल्गी और जलीय पौधों की वृद्धि बहुत तेजी से होती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन या अल्गल ब्लूम कहते हैं। 2. ऑक्सीजन की कमी। जब यह शैवाल मर जाता है तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया इसे विघटित डिकम्पोज करने के लिए पानी की सारी घुलनशील ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। 3. जलीय जीवों की मृत्यु। ऑक्सीजन की कमी अनॉक्सिया के कारण झील या जलाशय के अंदर मछलियों और अन्य जलीय जीवों का दम घुटने लगता है और वे बड़ी संख्या में मरने लगते हैं, जिससे जल प्रदूषण और बढ़ जाता है। इस प्रकार सुपोषण झील और जलाशय के जल को जहरीला और दुर्गंधयुक्त बना देता है। प्रश्न 4. भूगर्भ जल ग्राउंड वाटर किस प्रकार प्रदूषित होता है? भूगर्भ जल प्रदूषण को रोकना कठिन क्यों है? उत्तर भूगर्भ जल प्रदूषण के कारण। 1. कृषि रसायन। खेतों में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक, शाकनाशी और रासायनिक उर्वरक रिसकर मिट्टी से होते हुए नीचे भूगर्भ जल स्तर तक पहुंच जाते हैं। 2. औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों द्वारा भूमि में दबाए गए या अनुचित तरीके से फेंके गए विषैले ठोस अपशिष्ट टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट धीरे धीरे भूजल में घुल जाते हैं। 3. सेप्टिक टैंकों से रिसाव। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुराने और क्षतिग्रस्त सेप्टिक टैंकों से निकलने वाला दूषित पानी रिसकर भूजल में मिल जाता है। रोकथाम की कठिनाई। भूगर्भ जल प्रदूषण को रोकना और साफ करना बहुत कठिन है क्योंकि 4. धीमा बहाव। भूजल बहुत धीमी गति से बहता है, इसलिए प्रदूषक लंबे समय तक एक ही जगह जमा रहते हैं। 5. दुर्गम पहुंच। प्रदूषित क्षेत्र जमीन के नीचे होता है, जहां प्रदूषण को हटाने या उपचार के लिए पहुंचना असंभव होता है। 6. प्राकृतिक पुनर्भरण की धीमी दर। भूजल का शुद्धिकरण मुख्य रूप से वर्षा जल द्वारा उसके पुनर्भरण रिचार्ज पर निर्भर करता है, जो एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। प्रश्न 5. समुद्र प्रदूषण के लिए कौन सी 2 मानवीय घटनाएं मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? प्रत्येक के कारण होने वाले प्रदूषण के तरीके को स्पष्ट करें। उत्तर समुद्र प्रदूषण के लिए 2 मुख्य मानवीय घटनाएं। 1. तेल रिसाव ऑयल स्पिल्स घटना। ये आमतौर पर तेल टैंकरों के दुर्घटनाग्रस्त होने, तेल कुओं से रिसाव होने या तेल के परिवहन के दौरान होता है। प्रदूषण का तरीका। तेल पानी की सतह पर एक मोटी परत बना लेता है। ये परत सूर्य के प्रकाश को पानी के भीतर प्रवेश करने से रोकती है, जिससे जलीय पौधे प्रभावित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हवा और पानी के बीच ऑक्सीजन विनिमय ऑक्सीजन एक्सचेंज को बाधित करता है, जिससे समुद्री जीवों का दम घुट जाता है। ये समुद्री पक्षियों के पंखों को चिपका देता है, जिससे वे उड़ नहीं पाते और मर जाते हैं। 2. प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट डंपिंग प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट डंपिंग घटना। घरों और शहरों से निकलने वाला प्लास्टिक, बोतलें, जाल और अन्य ठोस कचरा नदियों के माध्यम से अंततः समुद्र में पहुंच जाता है। प्रदूषण का तरीका। समुद्री जीव इन प्लास्टिक कचरे को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनके पाचन तंत्र में रुकावट आती है और वे मर जाते हैं। बड़े प्लास्टिक के टुकड़े जानवरों को फंसाकर उनकी गति को बाधित करते हैं। समय के साथ प्लास्टिक छोटे टुकड़ों में टूटकर माइक्रोप्लास्टिक्स बन जाता है, जो खाद्य श्रृंखला फूड चेन में प्रवेश कर जाता है। प्रश्न 6. पीने योग्य जल पोर्टेबल वाटर की कमी विश्व के लिए एक बड़ी समस्या क्यों बनती जा रही है? इस समस्या के समाधान के लिए कोई 3 सुझाव दें। उत्तर पीने योग्य जल मीठा जल की कमी के कारण। 1. जनसंख्या वृद्धि। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के कारण पीने, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2. जलवायु परिवर्तन। कुछ क्षेत्रों में अनियमित वर्षा और सूखे के कारण जल स्रोत, नदियां, झीलें सूख रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं। 3. जल प्रदूषण।
उपलब्ध जल स्रोतों का प्रदूषण उन्हें उपयोग के लिए अयोग्य बना रहा है, जिससे मीठे पानी की वास्तविक उपलब्धता कम हो रही है। समाधान के सुझाव। 4. जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाना और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना। 5. अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल को उपचारित कर गैर पीने योग्य कार्यों जैसे सिंचाई शीतलन के लिए पुनः उपयोग करना। 6. समुद्री जल का विलवणीकरण, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए विलवणीकरण संयंत्रों डिसैलिनेशन प्लांट्स की तकनीक का उपयोग करना, जहां अन्य स्रोतों की कमी हो। प्रश्न 7. जल प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? किन्हीं 3 जलजनित रोगों के नाम बताएं। उत्तर, जल प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से प्रभावित करता है। 1. प्रत्यक्ष प्रभाव, दूषित जल पीने या उसके संपर्क में आने से कई जलजनित रोग वाटरबॉर्न डिजीजेज होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ जैसे रोगजनकों के कारण फैलते हैं। 2. अप्रत्यक्ष प्रभाव, औद्योगिक अपशिष्टों में पाए जाने वाले भारी धातुएं जैसे सीसा, आर्सेनिक और रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये रसायन लंबे समय में कैंसर, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की बीमारियां और गुर्दे की खराबी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करते हैं। 3. जलजनित रोग। 3. हैजा, कॉलेरा। 4. टाइफाइड, टाइफॉइड। 5. पेचिश, डिसेंट्री। प्रश्न 8. जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी और जल प्रदूषण में क्या संबंध है? स्पष्ट करें। उत्तर, जैविक ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी यह किसी जल निकाय में मौजूद जैविक अपशिष्ट ऑर्गेनिक वेस्ट को विघटित करने के लिए आवश्यक घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा है। इसे पानी की प्रति लीटर मात्रा में मिलीग्राम में मापा जाता है। जल प्रदूषण से संबंध। 1. सीधे संबंध, जब नदी या जलाशय में सीवेज या अन्य जैविक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती है तो उसे विघटित करने के लिए बैक्टीरिया को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इससे पानी की बीओडी का मान बढ़ जाता है। 2. ऑक्सीजन की कमी, बीओडी का उच्च मान यह दर्शाता है कि जल अत्यधिक प्रदूषित है। उच्च बीओडी का अर्थ है कि बैक्टीरिया पानी की अधिकांश घुलनशील ऑक्सीजन डीओ का उपभोग कर रहे हैं, जिससे जलीय जीवों मछलियों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। 3. निष्कर्ष, बीओडी जितना अधिक होगा जल प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक माना जाएगा और उस जल में जलीय जीवन का अस्तित्व उतना ही मुश्किल होगा। प्रश्न 9. जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार, उद्योग और नागरिकों की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? उत्तर, जल प्रदूषण को रोकने के लिए सभी हितधारकों स्टेक होल्डर्स को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। 1. सरकार की जिम्मेदारी, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाना और उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन एनफोर्समेंट सुनिश्चित करना। पर्याप्त संख्या में सीवेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की स्थापना और उनका नियमित रखरखाव करना। पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। 2. उद्योगों की जिम्मेदारी, शून्य अपशिष्ट निर्वहन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज -ZLD की तकनीक अपनाना, यानी पानी को बाहर छोड़ने से पहले उसे पूरी तरह से उपचारित करना। उत्पादन प्रक्रियाओं में जल के पुनर्चक्रण और कम जल खपत वाली तकनीकों का उपयोग करना। हानिकारक रसायनों के सुरक्षित निपटान के लिए उचित व्यवस्था करना। 3. नागरिकों की जिम्मेदारी, जल स्रोतों में कूड़ा, प्लास्टिक या पूजा सामग्री नहीं फेंकना। घरेलू उपयोग में पानी का दुरुपयोग न करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना। रासायनिक डिटर्जेंट और उत्पादों के बजाय पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली उत्पादों का उपयोग करना। प्रश्न 10. कृषि क्षेत्र जल प्रदूषण में किस प्रकार योगदान देता है? इसके नकारात्मक परिणामों का वर्णन करें। उत्तर, कृषि क्षेत्र का योगदान। 1. रासायनिक उर्वरक, किसान अधिक उपज के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं। बारिश के दौरान ये उर्वरक बहकर नदियों और झीलों में पहुंच जाते हैं, जिससे सुपोषण होता है। 2. कीटनाशक और शाकनाशी, फसल को कीटों और खरपतवारों से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विषैले रसायन भी अपवाह रनऑफ के माध्यम से जल स्रोतों में या रिसकर भूजल में मिल जाते हैं। 3. मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन, अत्यधिक या गलत कृषि पद्धतियों के कारण मिट्टी का कटाव होता है और ये कटी हुई मिट्टी अवसाद नदी और जलाशय के तल में जमा होकर जल प्रदूषण को बढ़ाता है। नकारात्मक परिणाम, जलीय जीवों की हानि, सुपोषण के कारण ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीवों की सामूहिक मृत्यु होती है। मानव स्वास्थ्य पर खतरा, जल में घुले कीटनाशक जैसे DDT खाद्य श्रृंखला से होते हुए मनुष्यों में पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 11. भूगोल में प्राकृतिक संपदा के रूप में जल के संरक्षण का महत्व समझाएं। उत्तर, प्राकृतिक संपदा के रूप में जल का संरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का केवल 3% ही मीठा जल है और इसका भी अधिकांश हिस्सा बर्फ की टोपी, आइस कैप्स और ग्लेशियरों के रूप में जमा है। उपयोग के लिए उपलब्ध पीने योग्य जल की मात्रा बहुत सीमित है। संरक्षण का महत्व,
1 भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल एक नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है। वर्तमान में इसे संरक्षित करके ही हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए पीने और जीवन यापन की जरूरतों को सुनिश्चित कर सकते हैं। 2 पारिस्थितिकी संतुलन। नदियों, झीलों और वेटलैंड जैसे प्राकृतिक जल निकायों को संरक्षित करना जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए आवश्यक है। 3 खाद्य सुरक्षा। कृषि उत्पादन के लिए जल अनिवार्य है। जल संरक्षण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 4 आर्थिक स्थिरता। जल की कमी से औद्योगिक उत्पादन और कृषि प्रभावित होती है, जिससे किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा पहुंचता है। प्रश्न 12 रेडियोधर्मी अपशिष्ट और तापीय प्रदूषण किस प्रकार जल को दूषित करते हैं, संक्षिप्त में समझाएं। उत्तर 1 रेडियोधर्मी अपशिष्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट से प्रदूषण। स्रोत ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट से उत्पन्न होता है। प्रदूषण का तरीका ये पदार्थ जल में घुलकर उसे रेडियोधर्मी बना देते हैं। इनका अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है, यानी ये सदियों तक जल को दूषित रखते हैं। दूषित जल के संपर्क में आने से मनुष्यों और जीवों में कैंसर और आनुवंशिक उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशंस जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। 2 तापीय प्रदूषण थर्मल पोल्यूशन। स्रोत ये मुख्य रूप से बिजली संयंत्रों, विशेषकर थर्मल पावर प्लांट और उद्योगों द्वारा उपयोग किए गए गर्म जल को सीधे नदियों या समुद्र में छोड़ने से होता है। प्रदूषण का तरीका जल निकाय के तापमान में अचानक और अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। गर्म पानी में ऑक्सीजन घुलने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तापमान में बदलाव से कुछ संवेदनशील जलीय प्रजातियां जैसे ट्राउट मर जाती हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। प्रश्न 13 जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स WWTPS जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अपशिष्ट जल को जल निकायों में छोड़ने से पहले उसमें मौजूद हानिकारक प्रदूषकों को हटाना है। मुख्य भूमिकाएं 1 प्राथमिक उपचार। इस चरण में अपशिष्ट जल से बड़े ठोस पदार्थ जैसे कूड़ा, करकट, पत्थर और निलंबित कणों को भौतिक प्रक्रियाओं जैसे छानना, जमाव द्वारा हटाया जाता है। 2 द्वितीयक उपचार। इस चरण में जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव अपशिष्ट जल में मौजूद अधिकांश जैविक पदार्थों ऑर्गेनिक मैटर का विघटन करते हैं, जिससे जल की बीओडी कम हो जाती है। 3 तृतीयक उपचार उन्नत। इस उन्नत चरण में शेष रहे पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और रोगजनकों को हटाने के लिए रासायनिक और निस्पंदन फिल्ट्रेशन विधियों का उपयोग किया जाता है, जिससे जल अत्यधिक शुद्ध हो जाता है और इसका पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। प्रश्न 14 क्या प्लास्टिक कचरा जल प्रदूषण का एक बड़ा कारक है? माइक्रोप्लास्टिक क्या है और ये जल को कैसे दूषित करता है? उत्तर हां, प्लास्टिक कचरा जल प्रदूषण, विशेष रूप से समुद्र प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारक है। कारण प्लास्टिक गैर बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसका अर्थ है कि यह प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता। नदियों के माध्यम से बहकर यह समुद्रों में जमा होता रहता है, जहां यह विशाल कचरे के द्वीपों गार्बेज पैचेस का निर्माण करता है। माइक्रोप्लास्टिक परिभाषा। माइक्रोप्लास्टिक वे प्लास्टिक के छोटे कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। ये बड़े प्लास्टिक कचरे के टूटने या कुछ उत्पादों जैसे फेस वॉश, टूथपेस्ट में सीधे इस्तेमाल होने से बनते हैं। प्रदूषण का तरीका माइक्रोप्लास्टिक जल स्रोतों, नदी, समुद्र में घुल जाते हैं और इतने छोटे होते हैं कि इन्हें फिल्टर करना मुश्किल होता है। ये जलीय जीवों द्वारा आसानी से निगल लिए जाते हैं। जब छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं और फिर उन्हें मनुष्य खाता है, तो माइक्रोप्लास्टिक खाद्य श्रृंखला फूड चेन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। प्रश्न 15 है जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? इस संबंध का एक उदाहरण देकर समझाएं। उत्तर जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संबंध स्पष्टीकरण 1 जल चक्र पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि होती है, जिससे वर्षा का पैटर्न बदल जाता है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ आती है, जो अपने साथ अधिक कूड़ा, रसायन और सीवेज बहाकर जल स्रोतों में ले जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ जाता है। 2 सूखा और प्रदूषण की सघनता। अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा पड़ता है। सूखे के कारण नदियों और झीलों में पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है। जब जल की मात्रा कम होती है, तो उसमें मौजूद प्रदूषकों की सघनता कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक हो जाती है, जिससे जल प्रदूषण का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण तापमान बढ़ने के कारण समुद्र के पानी का तापमान भी बढ़ता है। गर्म पानी में घुलनशील ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है, जो जलीय जीवों के लिए तनाव पैदा करती है।
इसी समय यदि उस गर्म पानी में औद्योगिक या जैविक प्रदूषण भी मिला दिया जाए तो ऑक्सीजन की यह संयुक्त कमी समुद्री जीवों की बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बन सकती है। यह दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदूषित जल को और भी अधिक खतरनाक बना देता है। जल प्रदूषण पर आधारित अतिरिक्त 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर 5 अंक वाले। प्रश्न 16। जल प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस प्रकार सहायक है? स्पष्ट करें। उत्तर वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल प्रदूषण को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1. भूगर्भ जल स्तर बढ़ाना। वर्षा के जल को सीधे जमीन में या टैंकों में जमा करने से भूगर्भ जल का स्तर बढ़ता है। भूगर्भ जल एक महत्वपूर्ण पीने का स्रोत है। यह प्राकृतिक रूप से फिल्टर हुआ जल होता है जिससे प्रदूषण कम होता है। 2. जल स्रोतों पर दबाव कम करना। वर्षा जल का उपयोग घरेलू कामों जैसे बागवानी सफाई के लिए करने से नदियों, झीलों और भूगर्भ जल जैसे मुख्य स्रोतों पर पीने के पानी की मांग का दबाव कम होता है। इससे उन स्रोतों के प्रदूषित होने की गति भी धीमी हो सकती है। 3. बाढ़ नियंत्रण और अपवाह में कमी। शहरों में वर्षा जल संचयन जल के अत्यधिक बहाव रन ऑफ को कम करता है, जो अक्सर अपने साथ कूड़ा करकट, तेल और सीवेज बहाकर जल निकायों में ले जाता है। बहाव कम होने से प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है। प्रश्न 17। मानव मल और सीवेज जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्यों माने जाते हैं? इससे कौन से 2 प्रमुख रोग फैलते हैं? उत्तर मानव मल और सीवेज को जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है क्योंकि 1. रोगजनकों का स्रोत। सीवेज में बड़ी मात्रा में रोगजनक पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ होते हैं। उदाहरण के लिए ई कोलाई। यदि ये सीधे जल स्रोतों में मिला दिया जाए तो ये पीने के पानी को संक्रमित कर देता है, जिससे महामारी फैलने का खतरा होता है। 2. जैविक अपशिष्ट ऑर्गेनिक वेस्ट। इसमें विघटित होने वाला कार्बनिक पदार्थ बड़ी मात्रा में होता है। जब ये जल निकाय में पहुंचता है तो पानी के बैक्टीरिया इसे विघटित करने के लिए पानी की सारी घुलनशील ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन -DO का उपयोग कर लेते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। 2 प्रमुख रोग। 3. हैजा कॉलरा विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से फैलता है। 4. पीलिया हेपेटाइटिस ए दूषित जल के माध्यम से फैलने वाला एक वायरल रोग। प्रश्न 18। जल प्रदूषण नियंत्रण में पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली डिटर्जेंट और उत्पादों के उपयोग की आवश्यकता और महत्व को समझाएं। उत्तर जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में पर्यावरण के अनुकूल डिटर्जेंट, साबुन, क्लीनर आदि का उपयोग आवश्यक है क्योंकि 1. फॉस्फेट मुक्त। पारंपरिक डिटर्जेंट में फॉस्फेट बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जब यह जल निकायों में पहुंचता है तो यह शैवाल की अत्यधिक वृद्धि सुपोषण का कारण बनता है, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पर्यावरण के अनुकूल डिटर्जेंट फॉस्फेट मुक्त होते हैं। 2. कम विषैले रसायन। पारंपरिक डिटर्जेंट में ब्लीच और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं जो जलीय जीवों के लिए विषैले होते हैं। इको फ्रेंडली उत्पाद प्राकृतिक या कम विषैले तत्वों से बने होते हैं, जिससे जल प्रदूषण का खतरा कम होता है। 3. तेज और पूर्ण विघटन। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले सर्फेक्टेंट्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी वे जल में पहुंचने के बाद बहुत जल्दी और पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं, जिससे प्रदूषणकारी अवशेष कम बचते हैं। प्रश्न 19। औद्योगिक अपशिष्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट जल को किस तरह सबसे घातक रूप से प्रदूषित करते हैं? आर्सेनिक और सीसा, लीड जैसे भारी धातुओं का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर औद्योगिक अपशिष्ट जल को सबसे घातक रूप से प्रदूषित करते हैं क्योंकि उनमें विषैले रसायन, तेजाब, क्षार, अल्कालिस और भारी धातुएं पाई जाती हैं जो निम्नलिखित कारणों से खतरनाक हैं। 1. स्थायी प्रदूषण। ये रसायन और धातुएं प्राकृतिक रूप से विघटित डिकम्पोज नहीं होती हैं। ये लंबे समय तक जल, मिट्टी और खाद्य श्रृंखला में बने रहते हैं। 2. जलीय जीवन का विनाश। ये विषैले पदार्थ सीधे जलीय जीवों, मछली, पौधे को मारते हैं या उनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। भारी धातुओं का प्रभाव। आर्सेनिक युक्त पानी पीने से त्वचा के रोग, आंतरिक अंगों को क्षति और अंततः कैंसर हो सकता है, जिसे ब्लैकफुट रोग भी कहा जाता है। सीसा, लीड। सीसा एक न्यूरोटॉक्सिन है। ये बच्चों के तंत्रिका तंत्र के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिससे बुद्धिमत्ता IQ कम हो सकती है और वयस्कों में गुर्दे की समस्या हो सकती है। प्रश्न 20। झील और नदी के जल प्रदूषण में क्या अंतर है? दोनों के लिए उपयुक्त रोकथाम के तरीके भी बताएं। उत्तर विशेषता। झील प्रदूषण लेक पोल्यूशन, नदी प्रदूषण रिवर पोल्यूशन। जल गति। जल की गति बहुत धीमी या स्थिर होती है। जल का बहाव तेज और निरंतर होता है। मुख्य कारण सुपोषण यूट्रोफिकेशन, तलछट सेडिमेंट का जमाव, आसपास के क्षेत्रों से अपवाह।
औद्योगिक और घरेलू सीवेज का सीधा बहाव, मानव गतिविधियां, नहाने, कपड़े धोना। प्रदूषक की सघनता, जल स्थिर होने के कारण प्रदूषकों की सघनता अधिक हो जाती है। जल बहता रहता है, इसलिए प्रदूषक दूर तक फैल जाते हैं, लेकिन स्रोत के पास सघनता अधिक होती है। रोकथाम के तरीके। झील के लिए झील के चारों ओर बफर जोन्स बनाना ताकि कृषि अपवाह सीधे झील में न जाए। शैवाल नियंत्रण के लिए बायोलॉजिकल या केमिकल विधियां अपनाना। नदी के लिए नदी में अपशिष्ट छोड़ने से पहले सभी उद्योगों और शहरों के लिए ईटीपीएस और एसटीपीएस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य करना। नदी के किनारे कठोर निगरानी और जुर्माना लगाना। प्रश्न 21, ताप प्रदूषण थर्मल पोल्यूशन किस प्रकार जलीय जीवों को हानि पहुंचाता है? इसका मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर, ताप प्रदूषण। जब उद्योगों विशेषकर थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला गर्म पानी सीधे नदी, झील या समुद्र में छोड़ दिया जाता है तो जल निकाय के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। हानि पहुंचाने का तरीका। 1. घुलनशील ऑक्सीजन में कमी। पानी जितना गर्म होता है उसमें ऑक्सीजन घुलने की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। 2. मेटाबॉलिक दर में वृद्धि। तापमान बढ़ने से जलीय जीवों मछलियों की चयापचय दर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, जिससे उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि पानी में ऑक्सीजन पहले से ही कम हो चुकी होती है। 3. प्रजनन चक्र पर प्रभाव। कुछ ठंडे पानी की प्रजातियां जैसे सैल्मन ट्राउट तापमान में वृद्धि को सहन नहीं कर पाती हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है या उनके अंडे देने और प्रजनन के चक्र में बाधा आती है। मुख्य स्रोत थर्मल पावर प्लांट्स और परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो अपनी मशीनों को ठंडा करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं और फिर उस गर्म पानी को वापस जल स्रोत में छोड़ देते हैं। प्रश्न 22, जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जन जागरूकता पब्लिक अवेयरनेस क्यों आवश्यक है? आप एक छात्र के रूप में कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर, जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जन जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर प्रदूषण मानवीय लापरवाहियों और गलत आदतों के कारण होता है। केवल कानून और नियम पर्याप्त नहीं है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आवश्यकता। 1. व्यवहार परिवर्तन। जागरूकता से लोग नदी, सड़क पर कचरा फेंकने, अत्यधिक जल का उपयोग करने और हानिकारक उत्पादों के उपयोग जैसी अपनी आदतों को बदल सकते हैं। 2. कानूनों का समर्थन। जागरूक नागरिक प्रदूषण विरोधी कानूनों का समर्थन करते हैं और उनके उल्लंघन की रिपोर्ट करते हैं, जिससे नियमों का प्रभावी ढंग से पालन होता है। 3. संरक्षण की संस्कृति। जागरूकता जल संरक्षण को एक सरकारी कार्य के बजाय एक सामुदायिक जिम्मेदारी और दैनिक जीवन का हिस्सा बनाती है। एक छात्र के रूप में योगदान। जानकारी साझा करना। अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों को जल प्रदूषण के दुष्प्रभावों और पानी बचाने के तरीकों के बारे में बताना। जल संरक्षण, घर पर पानी की बर्बादी रोकना और नल बंद, टैप ऑफ अभियान जैसे छोटे प्रयासों का पालन करना। सफाई अभियान। स्थानीय नदी या झील के किनारे आयोजित सफाई अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेना। प्रश्न 23, भूगर्भ जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली 2 गंभीर समस्याओं का वर्णन करें और इसकी रोकथाम के लिए किन्हीं 2 उपायों का सुझाव दें। उत्तर, भूगर्भ जल प्रदूषण से उत्पन्न समस्याएं। 1. स्वास्थ्य जोखिम। एक बार जब भूगर्भ जल आर्सेनिक, फ्लोराइड या नाइट्रेट जैसे रसायनों से दूषित हो जाता है तो यह कई गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, जैसे कि कैंसर आर्सेनिक से, हड्डियों और दांतों की विकृति फ्लोराइड से, और शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से। 2. उपचार की कठिनाई और लागत। भूगर्भ जल को साफ करना अत्यंत कठिन और महंगा होता है, क्योंकि प्रदूषकों को सतह से हटाना संभव नहीं होता। एक बार दूषित होने पर वो जल स्रोत लंबे समय के लिए बर्बाद हो जाता है और स्वच्छ पानी के लिए दूर के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। रोकथाम के उपाय। 3. रासायनिक उर्वरक पर प्रतिबंध। कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ताकि प्रदूषक रिस कर भूजल तक न पहुंचे। 4. उचित अपशिष्ट निपटान। औद्योगिक विषैले ठोस और तरल कचरे को जमीन में गाड़ने या खुले में फेंकने पर कठोर प्रतिबंध लगाना और सुरक्षित लैंडफिल साइटों का उपयोग करना। प्रश्न 24, माइक्रोप्लास्टिक क्या है? ये समुद्री पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर, माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम आकार के प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक, ये ऐसे प्लास्टिक कण होते हैं जो सीधे उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, जैसे सौंदर्य उत्पादों, फेस वॉश में पाए जाने वाले माइक्रोबीड्स। द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक, ये बड़े प्लास्टिक कचरे, बोतलें, बैग, फिशिंग नेट के धूप और लहरों के कारण समय के साथ टूटकर छोटे टुकड़ों में बदलने से बनते हैं। समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव। 1. खाद्य श्रृंखला में प्रवेश। समुद्री जीव जैसे प्लवक, छोटी मछलियां इन छोटे कणों को अपना भोजन समझकर निगल लेते हैं। इस प्रकार माइक्रोप्लास्टिक खाद्य श्रृंखला फूड चेन में प्रवेश कर जाता है और अंततः बड़ी मछलियों और मनुष्यों के शरीर में जमा हो जाता है।
2. जहरीले वाहक। माइक्रोप्लास्टिक पानी में मौजूद अन्य विषैले रसायनों जैसे कीटनाशक को अपनी सतह पर अवशोषित कर लेता है। जब कोई जीव इसे खाता है तो वो न केवल प्लास्टिक बल्कि उन जहरीले रसायनों को भी निगल लेता है। 3. समुद्री पक्षियों को हानि। समुद्री पक्षी अक्सर माइक्रोप्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है और वे भूखे रह जाते हैं या उनके पाचन तंत्र में रुकावट आ जाती है। प्रश्न 25. नदी के जल में प्रदूषकों के प्रभाव को कम करने के लिए वनस्पति बफर जोन वेजिटेटिव बफर जोन्स किस प्रकार सहायक हैं? उत्तर, वनस्पति बफर जोन ये नदियों, झीलों या आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स के किनारे लगाए गए पेड़ों, झाड़ियों और घासों की पट्टियां होती हैं। सहायक तरीके: 1. फिल्ट्रेशन छानना। ये बफर जोन नदी में बहने वाले सतही जल सरफेस रन ऑफ की गति को धीमा कर देते हैं। धीमा होने से पानी में मौजूद मिट्टी के कण, तलछट, सेडिमेंट और उनसे जुड़े प्रदूषक जैसे फॉस्फेट और कीटनाशक पेड़ पौधों की जड़ों और पत्तों द्वारा फिल्टर होकर जमीन पर ही रुक जाते हैं। 2. पोषक तत्वों का अवशोषण। बफर जोन में लगे पौधे कृषि अपवाह से आए अतिरिक्त पोषक तत्वों नाइट्रोजन और फास्फोरस को अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं। इससे सुपोषण की प्रक्रिया रुक जाती है। 3. मिट्टी का कटाव रोकना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखती हैं, जिससे नदी के किनारे की मिट्टी का कटाव इरोजन रुक जाता है और नदी का पानी गाद सिल्ट से कम प्रदूषित होता है। प्रश्न 26. जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शून्य अपशिष्ट निर्वहन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज -ZLD की अवधारणा को समझाएं। ये उद्योगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, शून्य अपशिष्ट निर्वहन ZLD। ZLD एक जल प्रबंधन और इंजीनियरिंग प्रणाली है जिसका उद्देश्य उद्योगों से निकलने वाले सभी अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर को उपचारित करना और उसे उत्पादन प्रक्रिया में पुनः उपयोग करना है, जिससे पर्यावरण में किसी भी प्रकार का तरल अपशिष्ट न छोड़ा जाए। कार्यप्रणाली: 1. उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को पहले उपचारित किया जाता है। 2. शेष बचे पानी को अत्यधिक उन्नत तकनीकों जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन का उपयोग करके शुद्ध किया जाता है। 3. ये शुद्ध जल फिर से औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। 4. अंतिम चरण में जो ठोस अपशिष्ट बचता है उसका सुरक्षित रूप से निपटान किया जाता है। महत्व: प्रदूषण नियंत्रण ये उद्योगों द्वारा नदियों और समुद्रों में विषैले रसायनों के रिसाव को पूरी तरह से रोकता है। जल संरक्षण ये बहुमूल्य पानी के स्रोत को संरक्षित करता है, क्योंकि उद्योग अपने ही पानी का पुनर्चक्रण करके उपयोग करते हैं, जिससे ताजे पानी पर निर्भरता कम होती है। प्रश्न 27. समुद्र प्रदूषण से उत्पन्न डेड जोन्स की अवधारणा को समझाएं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर, डेड जोन समुद्र या बड़ी झीलों के वे क्षेत्र होते हैं जहां पानी में घुलनशील ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाता है कि वहां अधिकांश जलीय जीव जैसे मछलियां, केकड़े जीवित नहीं रह सकते। इस स्थिति को हाइपोक्सिया कहते हैं। उत्पत्ति: 1. सुपोषण नदियों द्वारा भारी मात्रा में कृषि अपवाह उर्वरक समुद्र में ले जाया जाता है। 2. शैवाल प्रस्फुटन इन पोषक तत्वों के कारण समुद्र की सतह पर शैवाल की अत्यधिक वृद्धि अल्गल ब्लूम होती है। 3. ऑक्सीजन की कमी जब यह शैवाल मर जाता है और डूब जाता है तो तल पर मौजूद बैक्टीरिया इसे विघटित करते समय पानी की लगभग सारी ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। प्रभाव: जैव विविधता की हानि इन क्षेत्रों से मछलियां और अन्य मोबाइल जीव भाग जाते हैं, जबकि गैर मोबाइल जीव घोंघे, सीप दम घुटने से मर जाते हैं। इससे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को भारी नुकसान होता है। मछली पकड़ने पर प्रभाव: डेड जोन बनने से तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के उद्योग और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। प्रश्न 28. पीने के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए घरेलू स्तर पर कौन से 3 सरल उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर, पीने के पानी को प्रदूषण से बचाने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए घरेलू स्तर पर निम्नलिखित 3 उपाय किए जा सकते हैं। 1. पानी का उचित भंडारण पीने के पानी को हमेशा साफ ढके हुए बर्तन में संग्रहित करें। भंडारण टैंकों और बर्तनों को नियमित रूप से साफ करें ताकि उसमें बैक्टीरिया या शैवाल न पनप सकें। 2. उचित निस्पंदन और उबालना यदि आपके क्षेत्र में जल प्रदूषण का खतरा है या पानी साफ नहीं दिखता है तो पीने से पहले पानी को उबालकर कम से कम 10 मिनट तक या अच्छे घरेलू वाटर फिल्टर प्यूरिफायर जैसे RO UV का उपयोग करके शुद्ध करना चाहिए। 3. घरेलू अपशिष्ट का उचित निपटान घर से निकलने वाले हानिकारक रसायन जैसे पुरानी दवाइयां, पेंट, बैटरी को कभी भी सिंक या शौचालय में न बहाएं। इन्हें सामान्य कचरे से अलग करके उचित निपटान के लिए नगर पालिका को सौंपें ताकि ये भूगर्भ जल में रिसकर प्रदूषण न फैलाएं। प्रश्न 29. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से होने वाले जल प्रदूषण को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग किस प्रकार एक बेहतर विकल्प है?
उत्तर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से होने वाले जल प्रदूषण को कम करने के लिए जैविक खेती एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्रोत पर ही नियंत्रण करती है। मान रासायनिक उपयोग शून्य। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित होता है। इसके बजाय खाद, कॉम्पोस्ट, हरी खाद और बायोपेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। 2. सुपोषण का निवारण। जैविक खाद में पोषक तत्व धीरे धीरे मिट्टी में घुलते हैं। वे आसानी से बहकर जल स्रोतों तक नहीं पहुंचते, जिससे जल निकायों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा नहीं बढ़ती और सुपोषण की समस्या नहीं होती। 3. भूगर्भ जल की सुरक्षा। जैविक खेती भूगर्भ जल को कीटनाशकों और नाइट्रेट्स के रिसाव से बचाती है। इससे भूजल का स्वास्थ्य बना रहता है, जो पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 30. जल प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल सिद्धांत को समझाएं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे सिद्धांत, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। यह सिद्धांत कहता है कि जो कोई भी प्रदूषण फैलाता है, चाहे वो कोई उद्योग हो या व्यक्ति, उसे उस प्रदूषण को नियंत्रित करने, साफ करने या उससे हुई क्षति की भरपाई करने की वित्तीय लागत वहन करनी होगी। सिद्धांत का उद्देश्य, यह सिद्धांत न केवल प्रदूषण को साफ करने पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि प्रदूषणकारी गतिविधियों को निरुत्साहित, डिस्करेज करने के लिए एक आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। महत्व 1. वित्तीय जिम्मेदारी। यह प्रदूषकों को अपने अपशिष्ट के निपटान और उपचार के लिए उचित निवेश करने के लिए मजबूर करता है, बजाय इसके कि वे मुफ्त में अपने अपशिष्ट को जल निकायों में फेंक दें। 2. रोकथाम को बढ़ावा। प्रदूषण के लिए भुगतान करने के डर से उद्योग ऐसी तकनीकें जैसे ZLD अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं, जो उत्पादन के स्रोत पर ही प्रदूषण को रोकती हैं। 3. न्याय संगतता। यह सुनिश्चित करता है कि प्रदूषण की लागत समाज पर न पड़े, बल्कि सीधे प्रदूषण फैलाने वाले पक्ष पर पड़े, जिससे पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित होता है।